हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अनिल विज ने बयान दिया है और कहा कि सरकार के विकास कार्यों की इस उपचुनाव के अंदर जीत होगी। तो ये दावा उनकी तरफ से किया गया है। प्रचार के लिए बड़ौदा जाऊंगा, ये अनिल विज ने कहा है। और साथ ही अब क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार का जो काम है उसका फायदा यहां पर मिलेगा, और लगातार जो सरकार की तरफ से कोशिशें की जाती रही हैं और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीते समय में सरकार का जो कामकाज रहा है उसके आधार पर हम जनता के सामने वोट की अपील करेंगे। और इन्हीं सभी चीजों को लेकर के, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज भी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं, और बड़ौदा के अंदर आप सभी जो दिग्गज नेता हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे जननायक जनता पार्टी के हों, वो लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। एक तरफ कल शाम जहां बीजेपी ने पहलवान योगेश्वर दत्त को अपनी ओर से बड़ौदा के रण में उतारने का ऐलान कर दिया, तो वहीं आज कांग्रेस के तरफ से इंदुराज नरवाल पर भी भरोसा जताया गया। कई घंटे तक चली राजनीतिक उठापटक के बीच इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल किया गया। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले नरवाल के नाम का कांग्रेसियों ने विरोध किया था। इसके चलते गुरुवार देर रात तक चली बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अड़े होने के बाद भी हाईकमान ने दूसरा नाम मांगा था। वहीं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीत हुड्डा, उनकी पत्नी गायत्री हुड्डा और प्रदीप सांगवान के नाम पर भी सहमति नहीं बन पाई। उधर इनेलो ने उपचुनाव के लिए जोगेंद्र सिंह मलिक को दोबारा से टिकट दिया है। इनेलो ने साल 2019 में विधानसभा चुनाव में बड़ौदा में जोगेंद्र सिंह मलिक को ही उम्मीदवार बनाया था। अब एक बार फिर से उपचुनाव में इनेलो ने जोगेंद्र मलिक को ही प्रत्याशी घोषित किया। अभय चौटाला ने बड़ौदा पहुंचकर जोगेंद्र सिंह मलिक के नाम का ऐलान किया था, जिसके बाद अभय चौटाला ने जोगेंद्र मलिक का नामांकन दाखिल करवाया। बड़ौदा हलके को अपना गढ़ बताने वाले पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे कि सीट पर कपूर नरवाल को टिकट दिया जाए। कपूर नरवाल ने 2009 और 2014 का चुनाव इनेलो के टिकट पर लड़ा और 2019 में वो जननायक जनता पार्टी में थे। हालांकि कपूर नरवाल फिलहाल बीजेपी में हैं, लेकिन उन्होंने अब निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। ये आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब जो है मैदान में उतर चुके हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस पार्टी से इंदुराज नरवाल ने अपना नामांकन पत्र भर दिया है। वहीं INLD की तरफ से जोगेंद्र मलिक ने अपना पर्चा भरा है। और साथ ही साथ अब ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी, इन दोनों दलों की तरफ से जब टिकट नहीं मिला तो डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना नॉमिनेशन निर्दलीय तौर पर फाइल कर दिया है। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेश कौशिक जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मैं जरा योगेश जी आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि बड़ौदा के इस उपचुनाव को लेकर सबसे पहले माथापच्ची जो हुई वो नामों को लेकर के थी। हम लगातार इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे कि नामों को आप लेकर के हर राजनीतिक दल इस बात को लेकर के इंतजार कर रहा था कि शायद पहले कोई और दल अपने पत्ते खोल दे, उसके बाद हम जो है तुरुप का इक्का मारें। तो अब तो वेट एंड वॉच की स्थिति खत्म, अब नॉमिनेशन भी हो चुका है। दम कितना लगता है अब? देखिए, अब चुनाव जो है ना, मुझे जो कल बीजेपी दावे कर रही थी वो इतना इजी नहीं लग रहा है बीजेपी के लिए। हालांकि सरकार में है आप, बीजेपी आपके साथ है और सरकार को वैसे भी सारे फायदे होते हैं। चुनाव अक्सर जो है वो सरकार जीत जाया करती है, लेकिन ये इतना इजी नहीं है। पर अब ये जो माथापच्ची की जो आप बात कर रहे हैं, कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखें तो बीजेपी तो अपना वही दाव खेलती है। अगर इसको मैं सीरियसली लूं तो मतलब जेजेपी तो बिल्कुल बाहर है। जो कल मैं कह रहा था, जेजेपी स्टैंड्स नोवेयर, वो तो आउट ऑफ पिक्चर हो गई है। तो उनका हार जीत से कोई लेना देना नहीं है, मेरा मानना ये है। क्योंकि पहले बात ऐसी चल रही थी, या ऐसा हुआ करता अक्सर कि कैंडिडेट आप अपना दे दीजिए और हम जो है सिंबल दे देते हैं अपना। ऐसा कुछ नहीं हुआ। योगेश्वर दत्त पहले भी उनके कैंडिडेट थे, आज भी उनके कैंडिडेट हैं। इसका मतलब जेजेपी का कुछ लेना देना नहीं रह गया। जेजेपी ने अपना जो है जगह खाली छोड़ दी है
और वो उनका, मैं राजनीतिक भी उनकी, मैं इसको भूल मान के चलता हूँ। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए किसी राजनीतिक दल को। कोई ना कोई कंडीशन अपनी लेकिन अगर रखनी अगर होती है। अगर वो भी चुनाव लड़ते तो योगेश कौशिक जी नहीं, ऐसा नहीं, नहीं कि चुनाव अभी ना अभी लड़ो। गठबंधन। हाँ हाँ, चुनाव ना लड़ो, चुनाव ना लड़ो, हाँ। चुनाव ना लड़ो, अपना अपने आप को ग्राउंड में रखो। तो आप तो ग्राउंड में कहीं है ही नहीं, आपसे किसी ने बातचीत की ही नहीं। योगेश्वर दत्त सीएम से मिले हैं, कहाँ दुष्यंत का नाम कहाँ है? ही स्टैंड्स नोवेयर। तो जेजेपी स्टैंड्स नोवेयर, आई पर्सनली फील। ठीक है, ये मेरा मानना है और ये पब्लिकली दिखाई दे रहा है ये। क्योंकि मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि ओके, कैंडिडेट चाहे योगेश्वर दत्त ही होते, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जेजेपी के भी दो आदमियों को बिठा के बात तो कर लेते, आप ही अखबार में दो फोटो डाल देते, आप तो मस्त इन चीजों के, पर वो नहीं है। चलिए, चलो, अच्छा अब जरा ऐसा जिक्र यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उस नाम को लेकर भी कर रहे हैं। दरअसल कपूर नरवाल, जिसका जिक्र बीते कुछ समय से लगातार हो रहा था और ये मान करके चला जा रहा था कि शायद उस नाम पर मोहर लग जाएगी, लेकिन आखिर में कुछ ऐसा हुआ कि सहमति बन नहीं पाई। नरवाल नाम तो कांग्रेस पार्टी ने भी चुना, लेकिन वो इंदुराज का था। कांग्रेस में तो लड़ाई लंबी रही है, एक छोटी सी नहीं रही है, कई दिनों की लड़ाई रही है। इनके जो प्रभारी थे बंसल जी, विवेक बंसल, वो आके ये कह गए थे हम सबसे पहले नाम डिक्लेयर करेंगे, और नाम सबसे आखिर में किया इन्होंने डिक्लेयर। और वो ये भी कह के चले गए थे शैलजा जी को जी के ठीक है आप पे और हुड्डा जी पे हमने छोड़ दिया, आप कर दो किसी का भी नाम फाइनल। तो जब हुड्डा जी नरवाल जो अपने कपूर सिंह नरवाल जी के ऊपर अड़ गए थे, तो वो उनको वापस आना पड़ा। इसका मतलब कांग्रेस की तो आपस की लड़ाई खत्म नहीं हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हम इस पिक्चर को अगर आप बड़े पैमाने पर देखें, हम इसको आधार बनाएं अगर जींद उपचुनाव को लेकर, तो जैसा कहा गया था कि कांटा निकल गया और ये कुछ बयानबाजी उस वक्त हुई थी, तो इस बार जो बार बार बीजेपी के तरफ से कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंदरूनी लड़ाई है वो उनके ऊपर हावी हो जाती है और यही बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है कांग्रेस पार्टी को। इस उपचुनाव के अंदर भी क्या कुछ ऐसा ही नजर आएगा या ऐसा लगता है आपको? एक बात आप समझ लीजिए, बड़ी पार्टियों में, नेशनल पार्टी में, अब बीजेपी में भी होगा ये, सिर्फ कांग्रेस में नहीं होगा। बड़ी पार्टियों में पार्टी ही खुद को हराती है, बाहर वाला उनको कम हराता है, खुद के अंदर के लोग ज्यादा हराते हैं उन्हें। अब यहाँ में और जींद में दिन रात का फर्क है। अब ये जींद में चाहे अपनी छाती ठोक के कहते रहते हैं बीजेपी वाले, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आपने उस कैंडिडेट को के बेटे को सीट दी थी जो गुजर गए थे और वो आपकी पार्टी के नहीं थे, उन्होंने हायर किया था वहां पे। अब यहाँ पे लेकिन एक अच्छी चीज ये है कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी, इनेलो की भी, कि सारे के सारे लोकल कैंडिडेट्स हैं इनके, वहीं के हैं। तो लोगों में अब आप ये नहीं कह सकते, जैसे वो तो कांग्रेस की तो भयंकर भूल थी, क्या वो जानबूझ के राजनीति थी कांग्रेस अपने आप अपने लोगों से राजनीति कर रही थी कि सुरजेवाला जी को बुला के, ठीक है। उनको और आज जब ये नामों को लेकर के ऐलान हो चुका है तो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। संजय, जरा बताइए कि आज की तस्वीरें क्या हैं, क्योंकि जो अब प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जिनको लेकर के नामों का ऐलान हो चुका है, नामांकन भर चुके हैं, कल से देख रहे होंगे सुबह से तो खास करके बहुत गहमा गहमी वहां पर चल रही होगी, लोगों के मिलने का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज तमाम पार्टियों ने अपने नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए गए हैं, पिक्चर क्लियर कर दी गई है और सबने नॉमिनेशन भर दिया, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की मैं बात करूं या फिर इनेलो की बात करूं, जो चेहरे बड़े लेट उन्होंने आज अनाउंस किया, उसके बाद उन्होंने नॉमिनेशन भरा, ये एक बड़ा हम कह सकते हैं कि लेट करा है। जिस तरीके से बीजेपी निकल देर रात अपना कैंडिडेट मैदान में उतार दे, योगेश्वर दत्त को फिर एक बार उन्होंने विश्वास जताया कि जेजेपी और बीजेपी का जो कैंडिडेट है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह निकल गई कि जिस तरीके से जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, जाट वोट बैंक सबसे ज्यादा है, ऐसे में जो जाट वोटर हैं वो डिवाइड होते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से मैं कपूर नरवाल की बात करूं, निर्दलीय तौर पे उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, साथ ही साथ जोगिंदर मलिक की मैं बात करूं, इनेलो से उन्होंने पर्चा दाखिल किया। हालांकि उनकी मात्र 3000 वोट पिछले चुनाव में आई थी, लेकिन वोट बैंक में सेंध लगाने का काम जरूर करेंगे। जिस तरीके से अभय चौटाला पिछले काफी दिनों से बड़ौदा के अंदर सक्रिय नजर आए। और संजय, हम यहाँ पर एक और भी बात समझ रहे हैं कि बार बार जब ये कहा जा रहा है कि 1+1 यहाँ पर 2 बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी जब एक साथ इस उपचुनाव को लड़ रहे हैं, हालांकि जेजेपी बैकएंड पर है, वो सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, तो क्या अगर पिछले विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट अगर देखें तो उसके आधार पर बीजेपी और जेजेपी को जो वोट परसेंटेज मिला था या वोट जितनी उनको मिली थी, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या इस बार के उपचुनाव के अंदर
वो वही समीकरण देखें, या उसके अलावा आप लोगों की नाराजगी कुछ है, चाहे वो बीजेपी से हो या जेजेपी से हो, अलग अलग हो जाएंगे वोट? समझ जिस तरीके से मैं जेजेपी और बीजेपी की बात कर लेता हूँ, पिछले चुनाव की दोनों की वोट हम काउंट करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक तरफा जीत की तरफ नजर आ रही है। लेकिन इसमें जो लोगों की नाराजगी ये है कि जो जेजेपी को वोट डाला गया था वो बीजेपी से नाराज होकर बीजेपी का बड़ौदा से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए डाला गया था। लेकिन यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट जो विजय हुआ, और दूसरी तरफ मैं बीजेपी की बात कर लेता हूँ, वो कांग्रेस को हराने के लिए वोट मिले थे बीजेपी को, और साथ ही साथ जेजेपी अन्य जो दल थे उनको हराने के लिए वोट दिए गए थे। लेकिन इस बार जो लोगों की नाराजगी है वो जेजेपी पार्टी से ये है कि जब जेजेपी को वोट डाला गया तो वो सिर्फ मात्र हरियाणा के विकास के लिए, बड़ौदा के हल्के के विकास के लिए, जनता की आवाज उठाने के लिए। लेकिन सत्ता जहां मिली तो दुष्यंत चौटाला ने उप मुख्यमंत्री का पद वहां चुना और जनता के साथ एक रणनीतिक तौर पर, एक ठीक है सौतेला संजय, व्यवहार किया, जिस तरीके से जनता ने। हम इस बात को लेकर के भी जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी जेजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेजेपी पीछे से है, यानी कि बैकएंड पर सपोर्ट कर रही है। क्या ये रणनीतिक तौर पर ये सही कदम है? क्योंकि जैसा कि हमारे संवाददाता संजय भी कह रहे हैं कि लोगों का जो आक्रोश है वो जेजेपी को लेकर के ज्यादा है, कि बीजेपी को हराने के लिए ही जेजेपी को वोट मिला था, वोट शेयर उतना मिला था। तो ऐसे में बीजेपी का जो वोटर है वो तो उनके साथ बना रहेगा, लेकिन जेजेपी का जो सपोर्ट है वो उसको थोड़ा सा बेनिफिट देगा, उतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा अगर इस लिहाज से देखें तो। योगेश जी देखिए, ये ना अभी जो बात कर रहे थे ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। 70,000 वोट बनते हैं इनके, अगर दोनों को जोड़ दें तो जेजेपी और बीजेपी को, तो 70,000 तो वन साइडेड जीत गए। आपने नॉमिनेशन भर दिया, घर जाके तो आप जीते पड़े हो, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस नहीं है में अब जो फैक्टर है वो 33,000 जो जेजेपी के खाते में आए थे, वो 33,000 वोट कहाँ जाएंगे? अगर वो देखिए, मुझे लगता है अंततः ये चुनाव जो है 1:1 की फाइट पे आ जाएगा। अभी तो हमें लगता है कि भी इनेलो भी फाइट में रहेगी और कांग्रेस भी फाइट में रहेगी, और बीजेपी तो अपने आप को जीता हुआ कह ही रही है, वो तो कह रही सबकी जमानत जब्त करा देंगे हम। तो हालांकि वो ऐसा है नहीं। जब चुनाव ये 1:1 पे आ जाएगा तो लोग ये सोचेंगे, दो तरीके से वोट डलेंगे, एक बीजेपी को जिताने के लिए और एक बीजेपी को हराने के लिए। जब भी कभी आप सत्ता में रहते हैं तो आपके पक्ष में भी लोग होते हैं, आप वैसे तो बीजेपी का अपना कैडर भी है, तो जो योगेश्वर दत्त हैं वो भी हैं, और वो खास कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी इन्होंने अपना आकलन सारे कर लिए हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि और लोग वोट कटवा हो जाएंगे, पर दो ही पार्टी रह जाएंगी आमने सामने, जिसमें मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस और बीजेपी ही रहेगी। और कांग्रेस और बीजेपी जब रहेगी आमने सामने तो बीजेपी के लिए चुनाव इतना आसान नहीं होगा। और जो नरवाल जो खड़े हुए हैं अभी, वो तो इन्हीं की वोट काटेंगे, बीजेपी की काटेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट तो थे ही नहीं कभी भी। उनको ये बात दूसरी है कि हुड्डा जी चाहते थे कि उनको वोट टिकट दे दें तो उनके लिए चुनाव इजी हो जाएगा, जो बीजेपी करती है हमेशा कि दूसरी पार्टी से कैंडिडेट ले आओ और टिकट अपना पकड़ा दो, जो जींद में उन्होंने किया था। वही कांग्रेस यहाँ उनके साथ करना चाह रही थी, वो नहीं हो पाया। जब वो नहीं हो पाया तो अब अल्टीमेटली वो जो वोट काटेंगे वो बीजेपी के काटेंगे। और इनेलो का जहां तक ताल्लुक है, लोग इनेलो को भूल रहे हैं। मैं अब कह रहा हूं, उस वक्त जो वोट डला था, एक जोश था लड़कों में, यंग जनरेशन में, जो इनेलो बीजेपी की, इनेलो जेजेपी के लोग हुआ करते थे उनमें, और वो एक नया ऑप्शन ढूंढ रहे थे इनेलो के इनसाइड, जो कि जेजेपी में नजर आता था। अब वो जोश वहां यहाँ नजर नहीं आएगा। और चौटाला जी अब आज के दिन बाहर हैं, और चौटाला जी में, ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम ले रहा हूं मैं, उनमें इतना दम है कि वो एटलीस्ट और संगठन को इतना मजबूत करके एक बार ये प्रूव कर सकते हैं बड़ौदा में कि मैं अगला जेजेपी की जगह पे रिप्लेसमेंट अगर कोई बनती है तो इनेलो बनती है। और उस चुनाव में आपको ये एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं होगी। हालांकि एनएलडी बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि इस उपचुनाव के बाद जो है सरकार गिर जाएगी। उनका दावा तो यह है, अभय चौटाला बार बार ही कह रहे हैं कि इस उपचुनाव के बाद बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लेकिन कैसे होगा सर? ये सवाल ये है कि 3,000 से लेकर के और जो है आप 50-60 हजार तक कैसे पहुंच पाएंगे? नहीं, वो अगर पहुंच भी जाए, मैं कह रहा हूं ओके, ये हालांकि मैं मान रहा हूं वो होने वाला शायद नहीं है, मैं मान लेता हूं इनेलो का कैंडिडेट जीत भी गया तो कहां सरकार गिरती है? नहीं गिरती वो तो। देखिए, इस चुनाव में ये एक सीट से सरकार गिरने और बढ़ने की बात नहीं है। वो उनका इशारा कहीं और है। वो उनको ये मालूम है कि जेजेपी के अंदर जो उनके एमएलए हैं वो नाराज हैं। ठीक है।
लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा सकते कि वो छोड़ के और सरकार गिरा दें और री इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी। ठीक है, ये तो पहले ही साफ है कि इतना ज्यादा परिवर्तन तो कुछ, हाँ बिल्कुल, ये इट्स एंड बट्स की बातें हैं, पर राजनीति में ऐसी बातें की जाया करती है दूसरे को डिमोरलाइज करने के लिए कि ये अगर हम चुनाव जीत गए तो ये सरकार ही गिरा देंगे, जो कि नहीं गिरती, क्योंकि वो आंकड़ा है ही नहीं इनके पास। और बीजेपी सेंटर में है, बीजेपी औरों की तो सरकार गिरा के अपनी बना रही है, जगह जगह पे कांग्रेस को अनस्टेबल किया हुआ है, और भी कोई होता है उसको अनस्टेबल। ठीक है सर, जरा संजय से जरा ये समझ लेते हैं। संजय, जरा अभी तक कैंपेनिंग की गई है, अलग अलग राजनीतिक दल जब पहुंचे हैं बड़ौदा के अंदर, तो तैयारी आश्वस्त कौन ज्यादा लग रहा है, या तैयारी अभी तक किसकी कितनी है? क्योंकि बीजेपी तो स्टार कैंपेनर से लेकर के अपनी पूरी लिस्ट जो है साझा कर चुकी है, राजनीतिक नियुक्तियां हो चुकी हैं, जिम्मेदारी दी जा चुकी है सभी को। कांग्रेस पार्टी और साथ ही आईएनएलडी इसमें कहां पर नजर आ रहे हैं? उनकी रणनीति क्या है, ग्राउंड पर क्या नजर आती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बीजेपी की बात करूं, सबसे पहले बीजेपी के जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए उसके बाद तुरंत बाद ही बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे बड़ौदा हल्के में डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट कर दिया। और कल देर रात की मैं बात करूं, जब योगेश्वर दत्त की टिकट अनाउंस हुई तो उसके बाद तमाम राजनीतिक यानी बीजेपी के बड़े नेता और बड़े चेहरे बड़ौदा हल्के में आके, और मैं सबसे बड़ी बात करूंगा कि राज्यसभा सांसद की मैं बात करूं, कैबिनेट मंत्री की मैं बात करूं, तमाम वो बड़े चेहरे डोर टू डोर कैंपेन उन्होंने स्टार्ट कर दिया बड़ौदा हल्के के अंदर। गांव-गांव जाके डोर टू डोर उन्होंने अपनी जो विकास की नीतियां उनकी जरूर छड़ी लगाई है, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है, जो जमीनी हकीकत है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी कोई एक ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जो बड़ौदा हल्के में जिसके नाम पे बीजेपी वोट मांग सके। लेकिन स्टार प्रचारक की जो लिस्ट इतनी बड़ी उन्होंने बनाई है और ग्राउंड पे वो काम कर रहे हैं, टिकट का नाम अनाउंस होते हैं साथ ही और ज्यादा मजबूती के साथ वो मैदान में उतरे। मैं बात करता हूं मैं कांग्रेस की और इनेलो की, तो आज बड़ी लेट उन्होंने अपना नाम अनाउंस किया कैंडिडेट का, उसके बाद नॉमिनेशन अभी किया है कि अभी उनकी स्ट्रेटजी तैयार होगी। लेकिन बीजेपी की आज से 10 दिन पहले ही जब बड़ौदा चुनाव की घोषणा की, उसके तुरंत बाद ही जो ग्राउंड पे उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई, ग्राउंड पे उन्होंने वर्क किया, वो हम कहेंगे कि बीजेपी की जो पलड़ा बिल्कुल मामले में बाकी जो सभी पार्टियां इसलिए बार-बारी जो है बीजेपी अपने आप की जीत को लेकर के इतना आश्वस्त नजर आती है। योगेश जी बिल्कुल, हाँ शिवेंद्र जी, जरा संजय जी से एक सवाल करो, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जो खबरें आई थी या आ रही हैं अभी भी, कि क्या बीजेपी के नेताओं का कोई विरोध भी वहाँ ग्राउंड पे नजर आ रहा है क्या? ये तो लगातार चल ही रहा है, बीजेपी का चाहे कोई भी नेता हो विरोध किया जा रहा है। संजय जी बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी के, मैं जेपी दलाल की बात करता हूं, कृषि मंत्री जब लोगों के बीच में जाते हैं तो काले झंडे उनको दिखाए गए, क्योंकि जो किसान के लिए उन्होंने 3 बिल पास किए तो किसान बिल्कुल उनसे नाराज है, एक मध्यम वर्ग जो नाराज है। जिस तरीके से मैं धान की बात कर लेता हूँ, जीरी की बात कर लेता हूँ, जब एक किसान उसको बेचने के लिए जाता है तो मंडी लेके जाता है तो तमाम तरीके से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जहाँ 100 क्विंटल जीरी की बात करूँ तो मात्र 30 क्विंटल ली जाती है, 70 क्विंटल कह दिया जाता है कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो इसका विरोध जरूर बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं या फिर नेता हैं वो बार-बार झेल रहे हैं। यानी कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी को विरोध झेलना पड़ रहा है आज। हाँ जी संजय, लेकिन इसमें जेजेपी का भी क्या विरोध चल रहा है? शैलजा कांग्रेस पर शुभेंदु जी, हम कल शाम को जो ये बात कर रहे थे, पिछले चुनाव में जेजेपी को बीजेपी के खिलाफ वोट मिला था, तो ऐसे में जेजेपी से जरूर नाराजगी लोगों के अंदर है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उन्होंने वोट बिल्कुल सहयोग तो वही किया था। लेकिन गठजोड़ में सत्ता के भूख के चक्कर में वो उप मुख्यमंत्री की सीट पे काबिज हुए, लोगों में काफी रोष है जिस तरीके से। ठीक है संजय, मैं वापस लौटता हूं। बिल्कुल मैं वापस लौटता हूं संजय आपके पास। योगेश जी, ये जो है जो विरोध का दौर जो अब शुरू हो चला है और इससे पहले भी जो चल रहा था, ये देखा जाए कि कृषि कानूनों को लेकर विरोध है या फिर बड़ौदा उपचुनाव के अंदर बड़ौदा के जो असल मुद्दे हैं, जो बड़ौदा के लोग हैं वो क्या बड़ौदा में कितना विकास हुआ उसको लेकर के विरोध कर रहे हैं, या सिर्फ कृषि कानूनों का वो विरोध है जो पूरे देश भर के अंदर चल रहा है? देखिए, कुल मिला के हरियाणा पंजाब का स्पेशली जो है ना, जो ये झगड़ा कृषि कानून के खिलाफ हो गया है, ये तो झगड़ा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है ये, और ये किसानों की लाइफ लाइन का सवाल है। और जैसे ये कहते हैं, कोई भी पार्टी कहती है कि जी ये तो कांग्रेस करा रही है, हमने मान लिया चलो कांग्रेस करा रही है, कांग्रेस का भी तो यही काम है कि आपका विरोध करें, आपकी नीतियों का विरोध करें अगर आप गलत नीतियां बना रहे हैं तो। हालांकि कृषि कानून में
करो। ये फिर बीजेपी ये कह देती है कि संशोधन तो कांग्रेस ने किया था, हमने करना था। तो कांग्रेस ये कहती है कि जी जो हम चाहते थे उसमें एमएसपी की सबसे बड़ी बात आती है, वो वाकई एमएसपी नहीं मिल रही, आज के दिन भी नहीं मिल रही। जबकि कानून अगर बनेगा नहीं तो फिर लोगों का क्या हाल होगा, आप सोच के देखिए। अभी जैसे संजय जी ने जो बात बोली कि चाहे जीरी का मामला हो चाहे बाजरे का मामला हो, बाजरा कल वो छाती ठोक के कह रहे थे वहां पे आपके चैनल पे कि 2150 रुपए में हम खरीद रहे हैं, और मैंने उसी वक्त कहा मेरे साथ आए हुए हैं किसान, आप उनसे बात कर लो, उनका बाजरा उठवा दो। आप 2100 की बात कर रहे हो, वो 1700 में देने के लिए तैयार हैं। इतने झोल हैं इन चीजों में, किसान को बेचारे को कंफ्यूज कर दिया है, उसे डिस्टर्ब कर दिया है। वो एक सीधा साधा रास्ता चाहता है वो, जो कि ऑलरेडी है, उसमें आप उसको चाहे जो मर्जी दो, पर उसकी लागत की बात तो करो ना कहीं। आप कुछ भी मर्जी करो, चाहे ठीक है, उसकी लागत की बात करो। ठीक है। जरा क्योंकि अब किसानों को लेकर के जो कृषि कानूनों का विरोध है वो कितना है संजय, जरा इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव की जब से चर्चा चल रही है तभी से कृषि कानूनों का इस उपचुनाव के ऊपर प्रभाव की बात कही जा रही है। कितना असर आप देख रहे हैं मंडियों के अंदर? शुरुआत के दिनों को अगर छोड़ दें, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो क्या खरीद हो रही है, उठान हो रहा है? किसान बार बार जो पहले शुरुआत में शिकायत कर रहे थे, क्या शिकायतें अभी भी वही हैं या बदल चुकी हैं तस्वीरें? ठीक हुआ है कुछ? शुभेंदु, बिल्कुल समस्या जैसी की थी वैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। किसान जब अपने जो ट्रैक्टर ट्राली में जब अपने बाजरे की बात करूं, जीरे की बात करूं, जब वो लेके जाते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो 100 क्विंटल का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लेकिन जब वो आड़त पे पहुंचते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि मात्र आपकी 30 क्विंटल हुई, 70 क्विंटल आप वापसी ले जाइए। किसानों के साथ जो भेदभाव हुआ है, किसान आखिरकार उनका यही आरोप है कि जैसे कि हम माल लोड करते हैं, उसके बाद हमारे घर में इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस माल को वापसी लेके आए, पहले हम लोड कराएं, उसके बाद वहां लेके आए, फिर उसके बाद अनलोड कराएं। तो कहीं ना कहीं जो किसान की कमर है यहीं टूट जाती है। दूसरी बड़ी बात की शुभेंदु ये है कि जैसे कि बट्टे पे लेके कोई खेत बो रहा है किसान, यदि वो खेती कर रहा है किसी से, यानी कि हम सालाना बात करें 50,000 रुपए सालाना वो पे कर रहा है उसके, लेकिन मात्र 30,000 वो ऊपर से लगा देता है, 80,000 रुपए उसकी लागत आ जाती है। और जब मंडियों में वो जाता है तो मात्र 40 या 30,000 रुपए में उसकी जो खेती में से जो हम बात करें बाजरे की या जीरे की बात, वो बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं लागत है वो भी उनकी नहीं निकल रही है और परेशानी बनी हुई है। और ये इस उपचुनाव के अंदर सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकती है और बनी हुई है, और इसको सबसे पहले दूर भी करना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया संजय, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने जानकारी साझा की। योगेश जी, बहुत शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए और सभी चीजों को बहुत बारीकी से समझने के लिए भी। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव पर यह लगातार महा कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।